दोस्तों कल है 13 मई यानी कि चौथे चरण का मतदान। ये मतदान हर लिहाज से बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि करीब 18 राज्यों में कल मतदान होने के बाद चुनाव खत्म हो जाएगा। मतलब आप कह सकते हैं कि वो प्रेशर जो पहले, दूसरे और तीसरे चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने महसूस किया है, बीजेपी की पूरी कोशिश होगी कि उस प्रेशर को हर लिहाज से चौथे चरण के मतदान में कम किया जा सके। इसीलिए आपने देखा होगा कि मोदी जी के जो भाषण है वो और ज्यादा एग्रेसिव हो गए। लेकिन इस बीच 3 भविष्यवाणी हो गई है दोस्तों। चौथे चरण के मतदान से कुछ घंटे पहले 3 भविष्यवाणी जो बीजेपी के लिए इस प्रेशर को बढ़ाने वाली हैं। ये सब कुछ मैं तफसील से आपको बताने वाली हूं, वीडियो पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। योगेंद्र यादव जो भले ही इन दिनों राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में दिखे, कांग्रेस पार्टी के करीब दिखे, लेकिन योगेंद्र यादव की दोस्तों इसके अलावा भी एक पहचान है। वो एक राजनीतिक पंडित के तौर पर जाने जाते हैं। पिछले 25 सालों से अपने आगे कई चुनाव होते जाते उन्होंने देखे हैं और वो जमीन पर उनकी टीम सर्वे करती रहती है। अभी कुछ घंटे पहले योगेंद्र यादव ने एक बहुत ही सनसनीखेज सर्वे रख दिया है सामने, जो बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करने वाला है चौथे चरण के मतदान से पहले। वो मैं आपको बताऊं, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश के रिपोर्टर हैं अनिल। अगर आप इन्हें नहीं जानते तो मैं बता दूं, इनका अपना यूट्यूब चैनल भी है और अजीत अंजुम, वरिष्ठ पत्रकार अजीत अंजुम के साथ भी ये जुड़े रहते हैं। इस बीच पत्रकार अनिल जो कि उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन लगातार टटोल रहे हैं, लगातार फील्ड में उतरे, हेलीकॉप्टर से नहीं घूमते, हाथ में माइक लेकर गांव-गांव, शहर-शहर घूम रहे हैं। यूपी को लेकर क्या गजब की भविष्यवाणी कर रहे हैं। देखिए, जब इलेक्शन की तारीखों की घोषणा हुई थी तो सरकार के प्रचार तंत्र और जनता की खामोशी की वजह से मुझे भी यह भ्रम हो गया था कि नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगाते हुए 300 प्लस सीट हासिल कर लेंगे। लेकिन पिछले 1 महीने से भी अधिक समय से प्रदेश के दर्जनों जिलों का भ्रमण करने के बाद पूरी जिम्मेदारी से कहता हूं, यूपी में चुनाव और माहौल पूरी तरह से बदल चुका है। चुनाव की कमान पूरी तरह से जनता ने अपने हाथ में ले ली है। जो पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग 10 साल से मोदी और बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसने बगावत कर दी है। शाक्य, सैनी, कुशवाहा, मौर्य, पाल, प्रजापति, नाई, कुम्हार, बिंद, लोधी, पटेल, केवट, मल्लाह एक मुश्त अब बदलाव की बात कर रहे हैं और इंडिया गठबंधन के साथ इस चुनाव में खड़े हो गए हैं। दलितों में पासी समाज तो बीते विधानसभा चुनाव से ही गठबंधन के साथ था, लेकिन जब से बीजेपी नेताओं ने 400 पार और संविधान बदलने की बात की है, जागरूक जाटव समाज भी दलीय प्रतिबद्धता की सीमाओं को लांघकर रणनीतिक वोटिंग कर रहा है। यानी बीजेपी को जो हराएगा जाटव समाज उसी को वोट दे रहा है। चुनाव की घोषणा के दिन तक मेरा अनुमान था कि बीजेपी 50 से 55 सीट यूपी में हासिल कर लेगी, लेकिन 3 चरणों की वोटिंग के बाद हवा बदल चुकी है। यूपी में बीजेपी अगर 35 सीटें भी ला पाई तो यह किसी चमत्कार से कम नहीं होगा। पूरे भारत की बात करें तो बीजेपी 180 सीट भी क्रॉस नहीं कर रही। आज ही मैं मोदी जी को भूतपूर्व प्रधानमंत्री घोषित करता हूं। मेरी भविष्यवाणी पोथी पत्रा पर आधारित नहीं होती, वैज्ञानिक पद्धति से यहां 100% सटीक भविष्यवाणी की जाती है। दोस्तों आखिरी लाइन में मजाक था, लेकिन जो बात अनिल लिख रहे हैं, पत्रकार अनिल लिख रहे हैं, वो किसी भी हाल में हल्के नहीं ली जा सकती, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि हेलीकॉप्टर से रिपोर्टिंग नहीं करते अनिल, माइक लेकर लगातार फील्ड में उतरते हैं। और उन्होंने जिन समाजों का जिक्र किया, जिन जातियों का जिक्र किया, वो एक मुश्त बीजेपी के साथ 2019 में जुड़ती रही। और यहाँ पर गौर करने वाली बात है, जाटव समाज का उन्होंने जिक्र किया। जाटव समाज जो मायावती का एकदम कट्टर वोटर है। अनिल ये लिख रहे हैं, पत्रकार अनिल ये लिख रहे हैं कि वो जाटव समाज भी बीजेपी को हराने के लिए वोट कर रहा है। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बड़ी मुश्किल में बीजेपी यहाँ पर उत्तर प्रदेश में खड़ी हो रही है और ये मुश्किल और बढ़ा देगी बीजेपी की योगेंद्र यादव की ये भविष्यवाणी। दोस्तों योगेंद्र यादव ने एक बहुत ही विस्फोटक बात लिखी है ट्विटर पर। उन्होंने लिखा है, बिहार में भी उत्तर प्रदेश की तरह चुनावी भूचाल के संकेत हैं। प्रदेश की 7 सीटों में घूमने पर हमें एनडीए के 3 में से 1 वोट खिसकते दिखे, लेकिन अगर उसमें कहीं कम यानी एनडीए का 5 में से 1 वोट टूटता है तो भी पासा पलट जाएगा और दोनों पक्ष बराबर होंगे। 22 एनडीए, 18 महागठबंधन। इस गणित को आप भी समझ लीजिए। मैंने और मेरे सहयोगियों ने पश्चिम बिहार की 7 सीटें कराकाट, जहानाबाद, पाटलिपुत्र, नालंदा, हाजीपुर, वैशाली, आरा और बक्सर का दौरा किया, जहां अभी चुनाव होना बाकी है। हमने लगभग 300 साधारण वोटर से बात की। अधिकांश पुरुष थे। महिलाएं जिनकी एनडीए के साथ टिके रहने की संभावना ज्यादा है, उनसे हम बहुत कम बात कर पाए। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी और सहयोगियों को जिन 188 लोगों ने वोट दिया था, उनमें से 63 यानी कि 33% ने कहा कि इस बार
वोट बदलेंगे, उधर महागठबंधन के वोटरों में सिर्फ 3% अपना वोट बदलेंगे। मतलब 2019 में एनडीए को जो 53% वोट मिले थे उनमें 16% की गिरावट हो सकती है। अगर वो सब वोट पलटकर महागठबंधन में गए तो एनडीए 37% और महागठबंधन 46% वोट पर आ पहुंचेगा। ऐसे में एनडीए 5 सीट पर सिमट सकता है, लेकिन हमने सावधानी से काम लेते हुए कम से कम का हिसाब किया, इसीलिए भी कि महिलाओं में एनडीए का वोट ज्यादा होता है। मान लीजिए एनडीए का हर तीसरा नहीं हर 5वां वोट खिसक रहा है, यानी उसमें 11% का नुकसान है और उसमें भी 10% महागठबंधन के पास जाता है। ऐसे में एनडीए 42% और महागठबंधन 40% वोट पर रहेगा और एनडीए की 22 सीट आएंगी और महागठबंधन की 18 सीट। निष्कर्ष, बिहार में बीजेपी और सहयोगियों को कम से कम 17 सीट का नुकसान है। अगर महागठबंधन की हवा तेज हो गई तो ये 25 का नुकसान भी हो सकता है, यानी कम से कम महागठबंधन को 18 और एनडीए को 22 और ज्यादा हुआ तो महागठबंधन को 25 और एनडीए को 15 सीट का आने का अनुमान है। यहां भी योगेंद्र यादव चेतावनी देते हैं, ये जमीनी मूल्यांकन है, कोई एग्जिट पोल नहीं, शर्त या सट्टा ना लगाएं। मेरी बात पर विश्वास ना हो तो खुद घूमकर 50 साधारण वोटर से बात करें और अपने निष्कर्ष यहां पोस्ट करें। कितना हैरान करने वाला बयान है दोस्तों। योगेंद्र यादव और पत्रकार अनिल जो बात बोल रहे हैं, बीजेपी के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। और परेशानी इसलिए भी ज्यादा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बयानों में देखिए ना, 400 पार से शुरू किया था, फिर वो मछली पर आए, फिर वो मटन पर आए, फिर वो मंगलसूत्र पर आए, फिर वो इनहेरिटेंस टैक्स पर आ गए, फिर वो मुसलमानों को घुसपैठिए कहने पर आ गए, फिर 4 कमरे में से 2 कमरे मुसलमानों को दे दिए जाएंगे, यहाँ तक आ गए। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी कहाँ तक आ गए आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लगातार प्रधानमंत्री मोदी नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे भी कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरह से चुनाव ध्रुवीकृत हो जाए। लेकिन लगातार जो उत्तर प्रदेश और बिहार से, बल्कि बहुत हद तक महाराष्ट्र से जो खबरें आ रही हैं, चुनाव हो गया लोकल, और यही बीजेपी की सबसे बड़ी कमजोरी है। अगर चुनाव लोकल हो गया तो जाति के नाम पर वोट पड़ेगा, और अगर जाति के नाम पर वोट पड़ेगा तो ये जो पूरा का पूरा हिंदुत्व की राजनीति का एक बबल पिछले 10 सालों में बीजेपी का, मोदी जी का खड़ा किया हुआ है ना, उसमें सेंधमारी लग जाएगी, और सेंधमारी भी अच्छी खासी लग जाएगी। योगेंद्र यादव और पत्रकार अनिल उत्तर प्रदेश और बिहार को लेकर चौंकाने वाले दावे कर रहे हैं। हालांकि मैं फिर कह रही हूँ ना, तो ये कोई एग्जिट पोल है, ये सब हर पत्रकार अपना आकलन दे सकता है, जैसे गोदी मीडिया दिन रात अपना आकलन देता है कि मोदी जी जीत रहे हैं। लेकिन अगर वाकई में ऐसा है दोस्तों, तो फिर वो इत्मीनान मोदी जी के भाषणों में क्यों नहीं दिखता? अगर वाकई में ऐसा है तो फिर मोदी जी के भाषणों का सबसे ज्यादा हिस्सा विपक्ष को कोसने में, कांग्रेस पार्टी को कोसने में क्यों जाता है, जिसकी हैसियत खुद बीजेपी वाले कहते हैं कि कुछ भी नहीं है। मोदी जी खुद अपने भाषणों में कहते हैं कि 40 से भी कम सीटें कांग्रेस पार्टी इस बार लाने वाली है, और फिर भी अपने भाषणों में सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को कोसते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि 2004 में जो बीजेपी का सपना टूटा था शाइनिंग इंडिया का, किसी ने सोचा नहीं था वाजपेयी जी की सरकार चली जाएगी। बिल्कुल आज वाला माहौल था, हर कोई ये जिक्र कर रहा था कि वाजपेयी जी दोबारा से प्रधानमंत्री बनते हैं तो कौन कौन मंत्री बनेगा। उस वक्त भी इसी तरह की बातें कही जा रही थी, याद कीजिए, उस वक्त भी इसी तरह की बातें कही जा रही थी कि वाजपेयी जी पीएम नहीं बने तो कौन पीएम बनेगा, वाजपेयी जी नहीं तो कौन, जैसे आज बोलते हैं ना मोदी जी नहीं तो कौन। उस वक्त भी इसी तरह की बातें की जा रही थी। लेकिन पत्रकार अनिल और योगेंद्र यादव का जो आकलन है वो ये है कि जनता ने अपने हाथों में चुनाव ले लिया है, और जब जनता अपने हाथों में चुनाव ले लेती है ना, तो एग्जैक्टली इसी तरह का सन्नाटा होता है, इसी तरह की खामोशी होती है, जिस तरह की खामोशी इस वक्त आप इन चुनाव में देख रहे हैं। क्या लगता है आपको दोस्तों, ये जो खामोशी है ये उस तूफान की आहट है जो बीजेपी को तहस नहस कर सकता है? बीजेपी का 375 का सपना तो छोड़िए, 220 का सपना भी पूरा हो जाए तो ये भविष्यवाणी तो बहुत मुश्किल बता रही हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके ज़रिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें तो प्लीज़ करें, क्योंकि इससे हमारी आज़ाद पत्रकारिता की मुहिम को बल मिलता है।